को नमस्कार। और ये बच्चों के लिए क्या है, सबके लिए है। और स्पेशली वैसे टेंथ यूपी बोर्ड टेंथ में एक टॉपिक है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ये हमने राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ लिया था थोड़ा सा, लेकिन अब बात इतनी सी है कि अब हमें देखना होगा कि राष्ट्र बनता कैसे है, राष्ट्र की सोच क्या है, किस तरह से राष्ट्र की मतलब किन किन विचारधाराओं के बाद राष्ट्र बनता है। देखो, इसे रटने की जरूरत नहीं है, बस हमें समझना है भावनाओं के साथ। हमें समझना है कि कोई चीज पनपती कैसे है। जब हम किसी को दबा के कुचल के और उसके विचारों को हमेशा हम दबाते रहेंगे तो निश्चित समझ लो ये गुब्बारा है, एक न एक दिन फूटेगा, और एक दिन फूटेगा ना तो ये विस्फोट करेगा ही। ठीक है, तो यही जो विस्फोट है वो उसी तरह से एक यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय देता है। किस तरह से कि यूरोप में निरंकुश शासन था, निरंकुश शासन। और हाँ, ये राष्ट्रवाद का जन्म हुआ और यूरोप में निरंकुश शासन जब खत्म हुआ उसके बाद नई विचारधारा उभर के आई, वो थी उदारवादी विचारधारा। उदारवादी विचारधारा, उदारवादी विचारधारा। देखो, मैं यहीं पे आपको बहुत चीज समझाने की कोशिश करता हूं। तो निरंकुश शासन ये क्या कर रहे थे कि लोगों को एकदम दबा रहे थे, कुचल रहे थे, और राजा यहाँ पर राज्य कर रहे थे और अपने सिवा किसी को समझ नहीं रहे थे। जब राजा अपने सिवा किसी को समझ नहीं रहे थे तो यहाँ पर ये उदारवादी जिनके लिए लड़ते थे वो कौन थे? बात को गरीब, किसान, है ना, दबे कुचले लोग, है ना, भुखमरी से परेशान, बेरोजगार, ये सब लोग यहां पर थे जिनके लिए उदार। और महिलाएं, जहां तक महिलाओं की कहानी तो इतनी इंटरेस्टिंग है जिसका कोई जवाब नहीं। महिलाओं की कहानी आप देखोगे कि उदारवादी विचारधारा ने महिलाओं को कैसे पीछे छोड़ दिया था। जबकि उदारवादी सबको आगे लाने की कोशिश कर रहे थे, समाज में बराबर लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उदारवादी लोगों ने भी महिलाओं के साथ कुछ न कुछ ज्यादती सी कर दी थी। तो राजा निरंकुश अपने मन मर्जी से काम कर रहा है और किसी को समझ ही नहीं रहा है। तो राजा क्या कर रहा है? अपने हिसाब से जीवन जी रहा है। और यूटोपिया वाल को यहां पे नए लोगों की आए तो उन्होंने यूटोपिया का जन्म हुआ। यूटोपिया माने एक तरह से कल्पित भावना, ऐसे है ना, मतलब जैसे लगे कि हाँ ये भाई सही वास्तविकता में है नहीं। तो जो ये विचार कह रहे थे उदारवादी, रूसो, ये सब नए बुक देते जो दार्शनिक थे, तब नई नई बातें बोल रहे थे कि इस तरह का समाज हो जहां बराबरी हो। इस बात को ये मान ही नहीं रहे थे निरंकुश राजा और खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन एक बात समझ लो, मरता क्या न करता, तो इन राजाओं की कब तक चलती। और इसी वजह से यूरोप में उदारवाद तो आया, और ये आया राष्ट्र की विचारधारा आ गई, जो मैंने पिछली बार में बताई थी। राष्ट्र की विचारधारा ऐसी जहां लोग संघर्ष करके अपने देश के लिए बलिदान होके मर के और उसको देश को आगे ले जा रहे थे, ग्लोरीफाई कर रहे थे, उसके इतिहास को पढ़ रहे थे, और जो क्या क्या संस्कृति है उस संस्कृति को पढ़ रहे थे। संस्कृति आदमी को कनेक्ट करती है एक दूसरे से, यू मस्ट रिमेम्बर, है ना। और संस्कृति वो भी ऐसी संस्कृति जो तरक्की के रास्ते पर ले जाए, ऐसी नहीं जो नीचे लेके जाए, है ना। राष्ट्र की विचारधारा आई और तभी हो गई बात को फ्रांस की क्रांति। ठीक है, फ्रांस की क्रांति। तो बाल को देखो क्या हुआ कि फ्रांस की क्रांति शुरू हो गई। फ्रांस की क्रांति में ये हुआ था, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, कि ये लुई 16वां और इसकी पत्नी ये मैरी एंटोनियट, ये दोनों जब जाते थे, रथ से जाते थे अपनी गाड़ी से, तो इनके पीछे भूखी नंगी प्यासी जनता जाती थी और इनसे कहती थी हमें रोटी दो, मतलब हमें रोटी दो। तो पता है रानी क्या कहती थी? अरे पागल लोगों, केक खाओ। रानी से कौन पूछे कि बेचारे तुम्हारी निरंकुशता ने उन लोगों को कितना नीचा और कितना बेचारा बेघर कर दिया है। लेकिन क्या हुआ, एक दिन आना ही ऐसा था, 14 जुलाई 1789 को बास्तील की घटना ने फ्रांस की क्रांति कर दी और ये लुई 16वां और मैरी एंटोनियट को मृत्यु के घाट चढ़ा दिया। और वहीं से शुरू हुआ था एक बहुत मतलब क्या बोलते हैं, मारकाट वाला समाज। और वहां पे, और ये सब कब तक चलता है? 18 जून 1815 को वाटरलू के युद्ध तक। वाटरलू का युद्ध आपको याद ही होगा, जिसमें नेपोलियन बोनापार्ट बुरी तरह से हार गया था और ये नेपोलियन बोनापार्ट की हार थी। तो जब ये खत्म हुआ, नए लोगों ने शासन प्रारंभ किया। और कैसे प्रारंभ किया? देखो, याद रखो, जब नई व्यवस्था आएगी
नई व्यवस्था आएगी तो उन पुराने विचारों को खत्म करके नए विचारों को लाएगी। तो फ्रांस की एक समय ऐसा था, फ्रांस के लोग ऐसे बोलते थे कि जब फ्रांस हंसता है या छींक लेता है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। पता है ये क्यों फेमस था? कि फ्रांस में जो जो नए विचार उत्पन्न हो रहे थे वो पूरे विश्व को प्रभावित कर रहे थे। तो क्या हुआ, जब फ्रांस की क्रांति हुई तो फ्रांस की क्रांति में कौन कौन से नए विचार उभर के आए? विश्व बंधुत्व और क्या कहते हैं भाईचारा और ये मतलब और समानता। और 1804 में ये नेपोलियन ने एक संहिता बनाई, नेपोलियन संहिता बनी। नेपोलियन संहिता में बराबरी की बात की, बराबर की। लेकिन एक चीज वाले को यहां भी याद रहे, जो उदारवादी लोग थे इस पे, उदारवादी लोग यहां पर राजा को खत्म करके जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार की बात होने लगी थी। लेकिन उदारवादी लोग ने और 1804 की जो नेपोलियन की संहिता थी इसमें महिलाओं को कोई अधिकार नहीं दिया था, महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं था। याद रखो ये बहुत मुश्किल था। और जितने कोई गरीब लोग थे उनको भी बहुत से अधिकार नहीं मिले थे। ये इसकी संहिता की और फ्रांसीसी क्रांति के बाद उत्पन्न हुए उदारवादी लोगों की सबसे बड़ी विफलता थी। और वैसे उदारवादी चीजों में बहुत सी चांस सामने आई। फ्रांस ने पूरे विश्व में मतलब पूरे यूरोप में एक अपनी प्रभुसत्ता स्थापित की और सब लोगों को जागृत करने की कोशिश की। और हाँ, फ्रांस के लोगों ने एक बात और कहना शुरू कर दी कि भाई हम आएंगे, जो जो देश राजाओं से घिरे हुए या निरंकुशता से घिरे हुए हैं वहां पर हम आएंगे और उनको हम बचा के आएंगे, उनको हम स्वतंत्र कराएंगे। इसीलिए फ्रांस के बाद जैकोबियन क्लब की स्थापना होने लगी सब जगह। और फ्रांस की जो सेना थी दूसरे देशों में जाने लगी। ठीक है, तो देखो बालको ये सब बातें हुई। और इसके बाद इसका क्या परिणाम हुआ कि जैसे जब यूरोप की क्रांति हुई थी उससे पहले क्या था, एक कुलीन वर्ग था, पादरी वर्ग था, है ना, और सबसे नीचे एक निम्न वर्ग था। निम्न वर्ग ये आराम से पूजा पाठ कर रहे थे, कुलीन वर्ग मौज मस्ती मार रहा था। कुलीन वर्ग पे कई बार सवाल आता रहता है। कुलीन वर्ग एक ऐसा वर्ग था जिसके पास बहुत ज्यादा शक्ति थी और जो सबसे ज्यादा, जिसके गांवों में खेत थे, शहरों में मकान थे और पूरी जो सरकार थी उसका पूरा प्रभुत्व इन्हीं के पास था। पादरी वर्ग क्या था, ये पूजा पाठ में मस्त रहते थे, इनको सरकार टैक्स देती थी और ये मस्त अय्याशी कर रहे थे। लेकिन निम्न वर्ग बेचारा दबा कुचला था और ये टैक्स दे रहा था सर को लगातार। तो विरोध तो इसी का था कि भाई तुम टैक्स हमसे क्यों ले रहे हो जबरदस्ती, हम भूखे होते जा रहे हैं, हम नंगे प्यासे भूखे मर रहे हैं और हमारे पास कोई अधिकार नहीं है और तुम हमसे क्या कह रहे हो कि हम तुम्हें टैक्स दें। तो यही था। तो जब 1804 की नेपोलियन ने संहिता बनाई और यूरोप की क्रांति, यूरोप में जो क्या बोलते हैं राष्ट्रवाद का उदय हुआ, उसमें यह हुआ भाई कि बराबरी लाओ, बराबरी। और बराबरी लाने के लिए क्या करो, जो टैक्स है टैक्स का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करो और ये कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग, ये सब वर्ग व्यवस्था को खत्म कर दो। ये सब आउटकम निकल के आए। और एक और चीज आई इसमें, हाँ, नेपोलियन के प्रशासनिक सुधार और औद्योगिक क्रांति। इसी के बाद एक औद्योगिक क्रांति उठी। औद्योगिक क्रांति में क्या था, 19वीं सदी की ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। औद्योगिक क्रांति में क्या था कि नए नए उद्योग व धंधे बनने लगे, क्योंकि जब राजा की निरंकुशता बनी, निरंकुशता खत्म हुई तो उद्योग धंधों को ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करने लगी सरकार। और क्या हुआ, धर्म सुधार एवं पुनरुत्थान। धर्म के बारे में भाई धर्मनिरपेक्षता ये बहुत बड़ी बात थी यूरोप में और फ्रांस में भी। धर्मनिरपेक्षता, ऐसा बोला गया कि जो सरकार बनेगी उसका धर्म कुछ भी नहीं है और वो किसी के धर्म में कोई बात नहीं करेगी जिसको अपना धर्म अपनाना है अपना चलाए, लेकिन राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। ये सबसे बड़ा आउटकम निकल के आया ये यूरोप जब राष्ट्र निर्माण हो रहा था। ठीक है, और क्या है भाई, देखो बौद्धिक क्रांति, ये क्रांति तो हुई फ्रांस की क्रांति, लेकिन इसके साथ साथ बौद्धिक क्रांति। बौद्धिक क्रांति का मतलब क्या है, बालकों लोगों को सोचने का मौका मिला। यहाँ पे जो बड़े बड़े अर्थशास्त्री थे, मतलब क्या बोलते हैं दार्शनिक थे, उनको सोचने का मिला, जिनका नाम था जैसे रूसो, मॉन्टेस्क्यू, है ना, रूसो, मॉन्टेस्क्यू और क्वेसेन आदि।
इनको सोचने का मौका मिला और इन लोगों ने पूरे विश्व में या पूरे यूरोप में एक क्रांति की लहर और विचारों को, स्वतंत्रता के विचारों को सबको मतलब सोचने पर मजबूर कर दिया और यही आउटकम निकल के आए थे उस क्रांति के। ठीक है, धन्यवाद। कल और इटली का वो क्या कहते हैं विलयीकरण करेंगे और एक दो संधि बताएंगे फिर, लेकिन आपको कल एक बहुत भरपूर चीज बताएंगे जिसे देख के आप और बहुत ज्यादा आनंदित होंगे। कल क्वेश्चन भी करूंगा यूरोप में राष्ट्रवाद के बाद भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, और पूरे भारत के राष्ट्र बनने की कहानी, कैसे अंग्रेजों ने क्या किया 1857 क्रांति और उसके आगे की कहानी। तब तक के लिए धन्यवाद।